हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स के फार्मूले बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ पिछले वीडियो की चीज़ें देखेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज एक बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, जिससे आप आसानी से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो सीखा था वो था, एक एटम होता है, एटम के अंदर शेल होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर एक शेल होता है, शेल और न्यूक्लियस से मिलकर एटम बनता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस तरह से एक एटम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर शेल होती है। इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं एटम। अगर हम बात करें तो शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यानी एटम 3 बेसिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है। अब अगर हम ये देखें कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा, ये पता लगाने के लिए हमारे पास 2 टर्म डिफाइन किए गए, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। किसी भी एलिमेंट का एटम जो न्यूट्रल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात से हमको पता लगेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किस एटॉमिक नंबर हमको बताता है कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और एटम की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। जबकि अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट को जो हम इस तरह से लिखते हैं ZXA, यहाँ पर X एलिमेंट है, एलिमेंट, Z उसका एटॉमिक नंबर है और A उसका मास नंबर है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेना चाहें तो अगर हम देखें कि सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और जिसका मास नंबर 23 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि मास नंबर से प्रोटॉन को घटाने पर हमको मिल जाएंगे वो 12 हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसकी बहुत सारी बातें की हैं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल से बात करें जिसका नाम लिथियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर 7 होता है, तो उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, 4 न्यूट्रॉन हैं और उसकी शेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स के, बेसिक एलिमेंट्स की एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर सीखे थे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11। इसी तरह से चलते हुए हम 20 तक पहुंचते हैं, आप देख सकते हैं। फास्फोरस का 15 है, सल्फर 16 है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसके बाद हम क्या सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन से मतलब होता है कि हम जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। अगर हम देखें एलिमेंट H जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर हम हाइड्रोजन को भरना चाहें तो पहली शेल में भरेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में। एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर शेल होती है। अब शेल का जो नंबर है वो 1 नहीं है। एटम के बाहर नंबर ऑफ शेल्स जो है इनफाइनाइट हैं। आप जितनी चाहें उतनी शेल यूज कर सकते हैं। पहली शेल का नाम K, दूसरी शेल का नाम L, तीसरी शेल का नाम M और चौथी शेल का नाम N होता है और इसी तरह से चलती हुई चली जा रही हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल बात अपने पिछले वीडियो में की है, अब जाकर चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन की बात करें तो पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इसी तरह से हम भरते जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन देखें तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसका
कॉन्फ़िगरेशन है तो पहली शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन डाल के भर देंगे। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लिथियम पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में 1 आएगा। बेरिलियम पहली शेल में 2 और फिर 2, बोरान में 2 और 3, कार्बन में 2 और 4, नाइट्रोजन में 2 और 5, ऑक्सीजन में 2 और 6, फ्लोरीन में 2 और 7 और नियॉन में 2 और 8। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक और टर्म की जिसका नाम था वैलेंसी। वैलेंसी हम कहते थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को का नंबर 8 करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन या लॉस करता है या शेयर करता है, उसी नंबर को हमने वैलेंसी नाम दिया है। वैलेंसी हमको बताती है कि किसी को भी लास्ट सेल में 8 कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये बात हम डिफाइन करते हैं बाया वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो उसकी लास्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और उसे भी कंप्लीट माना जाएगा। या वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और शेल कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है। हीलियम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है क्योंकि पहली शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसकी शेल कंप्लीट है। इसको किसी के साथ भी कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। लिथियम जिसके लास्ट सेल में 1 है, अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। लिथियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एक वैलेंसी शो करता है। इसी तरह से बेरिलियम जिसके पास लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपनी पहली शेल को कंप्लीट रखता है। बोरॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और 3 वैलेंसी शो करता है। कार्बन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। हम लोग आगे जानेंगे ये ना गेन करता है ना लॉस करता है, ये शेयरिंग करता है। किस तरह से करता है ये हम बाद में देखेंगे। चाहे ये गेन करे, चाहे ये लॉस करे या शेयर करे, इसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी। नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, अब इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन आने के कारण अब इलेक्ट्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं लास्ट सेल में, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 हो गई। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी वैलेंसी को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो गई। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, इसकी वैलेंसी 1 है। नियॉन जिसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसलिए इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है पहले हम जान लें कि जो एटम होता है उसके पास न्यूक्लियस है और उसके बाहर शेल है, ये बात हम लोगों को पता है। न्यूक्लियस के बाहर शेल होती है। अब किसी भी एटम में सिर्फ एक शेल नहीं है, बहुत सारी शेल्स हैं। पहली शेल को जो हमने नाम दिया है वो पहली शेल का नाम K है, दूसरे का L है, तीसरे का M है और चौथे का N है। इस शेल का नाम K है, L है, M है और N है। इस शेल को हम 1 भी बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। K शेल, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हम अभी बता रहे हैं, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही आएगा, तो हम उस पर इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इस तरह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके शेल में, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है
और उसकी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हीलियम है, उसका पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। अब हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अपनी ऑक्टेट को यानी अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह से लिथियम की ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसकी वैलेंसी 0 होती है। अगर हम लिथियम की बात करें तो पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और उसकी वैलेंसी 1 होती है। बेरिलियम में बात करें तो पहली शेल में भी 2 हैं और दूसरी शेल में भी 2 हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो ये नहीं ले पाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करके पहली शेल को कंप्लीट रखेगा और इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसी तरह से अगर हम बोरॉन की बात करें तो उसमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अपनी वैलेंसी 3 शो करेगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन को देखना चाहें तो कार्बन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या दे सकता है। इस तरह से इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो ऑक्सीजन अपनी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है और अगर उसे अपनी शेल कंप्लीट करनी है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए ये वैलेंसी 2 शो करता है। अगर हम यही ऑक्सीजन के बाद हम फ्लोरीन के लिए देखना चाहें तो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। कुछ बेसिक फार्मूले बनाकर भी देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला सोडियम क्लोराइड का बनाना है, उसमें सोडियम और क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सोडियम तो सोडियम है ही, इसको 1 लिखा, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये NaCl बन गया। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ Ca है और ये Cl है। कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो हम कैल्शियम क्लोराइड ये 1 वैलेंसी शो कर रहा है, ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फाइड की बात करें तो एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 है, सल्फर जिसकी वैलेंसी 2 है, जब ये कंबाइन करेंगे तो Al2S3 और एल्यूमिनियम सल्फाइड बना देंगे। इसी तरह से हम पोटेशियम की बात करें जिसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की बात करें जिसकी वैलेंसी 2 है, ये कंबाइन होके K2O बना देंगे। बहुत बेसिक फार्मूले अभी हम लोगों ने सीखे हैं। इन फार्मूलों के सीखने के लिए अगर आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की वैलेंसीज नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको वैसे भी सारी की सारी वैलेंसीज बताने जा रहा हूँ। तो अब हम लेकर आए हैं एक नई ट्रिक जिससे आपको बहुत सारी वैलेंसीज बहुत आसानी से सीख सकते हैं आप। वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल ही लिखी हुई है, लेकिन अभी हम इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नहीं बल्कि वैलेंसीज के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8 ग्रुप हमारे पास हैं जिनके नाम हमने रैंडम दे लिए हैं 1 से 8 तक। अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो उसमें रखे हुए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है, इसमें रखे हुए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है। तीसरे ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 है। इसी तरह फोर्थ ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट की वैलेंसी 4 है। फिफ्थ ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट की वैलेंसी 3 है। सिक्स्थ ग्रुप में जो रखे हुए एलिमेंट है उनकी वैलेंसी 2 है और सेवन्थ ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट की वैलेंसी 1 है और जो 8th ग्रुप है उसमें रखे हुए एलिमेंट की वैलेंसी 0 है। अब हम किस तरह से इन ग्रुप्स को याद करेंगे तो पहले मैं एक एक करके आपको सबका नाम बता देता हूँ। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनके आपको अभी नाम नहीं पता होंगे। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है और ये फ्रांसियम है। ये
बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये बेरियम है, ये रेडियम है, ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, उसके बाद गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है। टिन इसका नाम स्टेनम है, हम इसको टिन बोलते हैं। स्टेनम नाम होने के कारण इसका जो सिंबल है वो ये ग्रीक नेम है और इसको एसन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पीबी है जिसको हम लेड बोलते हैं, इसका भी ग्रीक नाम प्लम्बम होता है, इसलिए ये पीबी बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद जो ये है ये स्टैबियम है, इसका नाम एंटीमनी होता है, ग्रीक नेम इसका स्टैबियम है, इसलिए इसको हम एसबी से दिखाते हैं। इनका मैं एक अलग से अभी सारे लिख के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये बिस्मथ है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये टेलुरियम है, ये पोलोनियम है। इसके बाद ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और ये एस्टाटीन है। अगर हम बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह से इन सब के नाम हैं। आप इतनी जल्दी नाम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पीरियोडिक टेबल का सहारा ले सकते हैं। हम लोगों को इनकी ट्रिक्स देख लेनी है। तो अगर हमको पहला ग्रुप याद रखना है तो उसके लिए हमको आपकी नाक हिलानी पड़ेगी, ह, ली, नाक, रूबी, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरह से हम पूरा ग्रुप याद कर सकते हैं और इस ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी। इस तरह से जब भी इस ग्रुप का कोई एलिमेंट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है उसकी हमारे पास ट्रिक है, बेटा मांगे कार, श्री, बाप, राजी। पिताजी को इज्जत देनी है इसलिए श्री लगाना है, बेटा मांगे कार, श्री, बाप, राजी। इसके बाद हम अगर इस ग्रुप को देखें तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, सारी की सारी सब्जियां एक थैले में पैक हैं। बैंगन है, आलू है, गाजर है, उसको इन, थैला। इसके बाद हम देखें तो काशी, कार्बन है, काशी गए सन पावा, सन पावा, काशी जा रहे हैं तो काशी गए सन पावा। इसको कुछ लोग काशी गए शंकर पार्वती नाम से भी याद रखते हैं, आप जैसा चाहें वैसा याद रख सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली जो है ये ग्रुप नंबर 5 है। इसको अगर हम देखें तो इसमें न, पे, ऐसे सब बिके, न, पे, ऐसे सब बिके। इसके बाद ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 6 है, इसमें ओ, सा, से, टी, पो। ओ से हमको टीपना है इसलिए ओ, स, से, टी, पो। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन का ग्रुप है। इसको हम ट्रिक याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जी कल फिर से बाहर आई थी तो फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद हम सबसे लास्ट ग्रुप देखें, ग्रुप 8 है जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, जिसमें रखी हुई सारे एलिमेंट की वैलेंसी 0 है। उसको हम याद रख सकते हैं, ही, नी, अर, कर, जी, रे। इस तरह से हम इस ग्रुप के भी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज को याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वैलेंसीज आपने सीख ली हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ और वैलेंसीज बची हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम ऐसे एलिमेंट्स को सीखने जा रहे हैं जिनके नेम उनके ग्रीक नेम के हिसाब से रखे हुए हैं। इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोडियम है, इसको Na से दिखाते हैं, इसका नाम नाइट्रियम होता है। पोटेशियम है जिसको K से दिखाते हैं, कैलियम बोलते हैं। आयरन है, इसका सिंबल Fe होता है, ग्रीक नेम इसका फेरम है। कॉपर है जो Cu होता है, इसका ग्रीक नेम क्यूप्रम है। सिल्वर है जिसको Ag से दिखाते हैं। अर्जेंटम है, गोल्ड है, Au से दिखाते हैं। ऑरम है, मरकरी है, Hg से दिखाते हैं, हाइड्रारजाइरम नाम है। एंटीमनी है, Sb से दिखाते हैं। स्टैबियम नेम है। टिन जो है Sn से दिखाते हैं। स्टेनम नेम है। लेड जो है Pb से दिखाते हैं। प्लम्बम नेम है। टंगस्टन है, W से दिखाते हैं। वोल्फ्रम नेम है। इस तरह से इन सब के ये ग्रीक नेम्स हैं। अब हम उन एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो उन सारे ग्रुप्स में नहीं आ पाए थे,
ये जो एलिमेंट हैं ये भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इनके फार्मूले फ्रिक्वेंटली आपसे बनाने के लिए पूछे जाते हैं। अगर हम आयरन की बात करें तो ये 2 वैलेंसी शो करता है, इसकी एक वैलेंसी 2 है, दूसरी वैलेंसी 3 है। जब ये 2 वैलेंसी शो करता है तो इसका नाम फेरस होता है। जब ये 3 वैलेंसी शो करता है तो इनका नाम फेरिक होता है। फेरस जब शो करता है तो इससे FeCl2 बनाएगा और फेरिक को ये FeCl3 बनाएगा। Fe की वैलेंसी 3 है, Cl की वैलेंसी 1 है, 3 वैलेंसी इसके पास है, इसके पास चली जाएगी और FeCl3 बन जाएगा। इसी तरह कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। जब 1 शो करता है तो इसका नाम क्यूप्रस होता है और जब 2 शो करता है तो इसका नाम क्यूप्रिक होता है। क्यूप्रस जब शो करता है तो ये CuCl बनाएगा, क्यूप्रिक में CuCl2 बनाएगा। Sn भी 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 4। जब 2 वैलेंसी शो करता है तो इसका नाम स्टेनस होता है और जब ये 3 शो करता है तब इसका नाम स्टेनिक होता है। SnCl2 और SnCl4। इसके बाद हाइड्राजाइरम है, जब ये 2 1 वैलेंसी और 2, ये भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक 1 और एक 2। जब ये 1 शो करता है तो इसका नाम मर्क्यूरस होता है और जब ये 2 शो करता है तो इसका नाम मर्क्यूरिक होता है। मर्क्यूरस में HgCl बनेगा और मर्क्यूरिक में HgCl2 बनेगा। Zn की वैलेंसी ऑलवेज 2 होती है, Ag की वैलेंसी 1 होती है, Ni की वैलेंसी 2 होती है। इन वैलेंसीज को भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे फार्मूला मेकिंग में हमको बहुत काम आने वाली हैं। इस तरह से इस टॉपिक में हमने मोस्टली वैलेंसी सीखने की कोशिश की है। अब हम कुछ नए और अच्छे फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हमको जिंक क्लोराइड का फार्मूला बनाना है, जिंक क्लोराइड। तो हमने जिंक की वैलेंसी अभी हमने सीखी है 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और इस तरह से ये ZnCl2 बन जाएगा। अगर हम सोडियम ब्रोमाइड बनाना चाहें तो सोडियम जिसकी वैलेंसी 1 है और ब्रोमीन जिसकी भी वैलेंसी 1 है, ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन के नीचे रखा है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये सोडियम ब्रोमाइड बनकर तैयार हो जाएगा जिसका फॉर्मूला NaBr होगा। अगर हम और बातें करें तो आयरन क्लोराइड बनाना चाहें तो आयरन क्लोराइड में हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि हमको सेकेंड वैलेंसी वाला बनाना है या थर्ड वैलेंसी वाला बनाना है। तो अगर हमको सेकेंड वैलेंसी वाला बनाना है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये FeCl2 बन जाएगा। अगर हम इसके केमिकल नेम के बारे में बात करें तो हाँ, इसका केमिकल नेम फेरस क्लोराइड होगा क्योंकि ये यहाँ पर 2 वैलेंसी शो कर रहा है इसलिए इसका नाम फेरस क्लोराइड होगा। इसी तरह से अगर हम निकेल क्लोराइड बनाना चाहें तो निकेल क्लोराइड का फॉर्मूला, निकेल की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, NiCl2 बन जाएगा। हम बहुत सारे फार्मूले और भी बनाने की कोशिश करेंगे। आयंस की वैलेंसी निकालना सीखेंगे। आयंस की वैलेंसी निकालने का जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो YouTube पर आपने शायद ही पहले कभी देखी हो क्योंकि ये ट्रिक मैंने सेल्फ कंपोज की है। हम लोग बहुत आसानी से किसी भी आयन की वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ इसके रिगार्डिंग। आप देखिए, अगर हम सल्फेट की बात करें, एक सल्फेट आयन होता है जिसका फार्मूला SO4 होता है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। सल्फेट आयन के ऊपर 2 का चार्ज है इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर चार्ज 2 है? तो देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग देखिएगा।
सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें जो आप लोग सीख चुके हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसकी पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका 2 और 6, 2 और 6, 2, 6 और 2, 6। अब हमको करना क्या है, इन एटम्स को मिलाकर एक दूसरे के ऑक्टेट कंप्लीट कराने हैं। तो अगर हम देखें तो सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन को फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होंगे, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। अगर हम ये ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सल्फर से कहें कि आप इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो सल्फर अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सल्फर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने पहले ऑक्सीजन को, 2 इसने दूसरे ऑक्सीजन को, 2 इसने तीसरे ऑक्सीजन को दिए, तो इसका लास्ट सेल खाली हो चुका है और ये स्टेबल हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बाहर से ले लें तो इसके ऊपर जो भी हम बाहर से लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आता है, इसलिए इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा। अब हम कुछ और आयंस का चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो आयंस हैं उनमें सल्फेट आयन है, उसके बाद कार्बोनेट आयन है, उसके बाद नाइट्रेट आयन है, उसके बाद बाइकार्बोनेट है, बाइसल्फेट है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद हमारे पास अमोनियम है। ये सारे के सारे आयंस हैं। इन सबके आगे आयंस लिखा है, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन। अगर सल्फेट आयन का फार्मूला हम देख चुके हैं, SO4 होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। कार्बोनेट के ऊपर CO3 है, नाइट्रेट NO3 है, बाइकार्बोनेट HCO3 है, बाइसल्फेट HSO4 है, हाइड्रोक्साइड OH है और अमोनियम NH4 है। अगर हम इनके ऊपर चार्ज निकालना चाहें तो इन पर चार्ज -2 होता है। नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज है, HSO3 के ऊपर -1 का चार्ज है, HSO4 के ऊपर -1 का चार्ज है, OH के ऊपर -1 का चार्ज है, NH4 के ऊपर +1 का चार्ज है। अगर हम निकालना चाहें तो COOO कार्बोनेट के ऊपर हम चार्ज निकाल रहे हैं तो 2,4, 2,6, 2 और 2,6। कार्बन जिसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर हम इससे कहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा। जो भी हम बाहर से लेते हैं उतना माइनस आता है, इसलिए CO3 के ऊपर -2 आ जाएगा और इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। अब हम NO3 के ऊपर चार्ज निकालना चाहें तो N है, O है, O है और O है। N 2,5 है, 2,6 है, 2,6 और 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इसको, 1 इसको और 1 ये बाहर से लेगा। NO3 के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम NH4 पर चार्ज निकालना चाहें तो N है H H H H 2,5 1 ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा और इसके पास जो 1 बचेगा ये बाहर कर देगा।
अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन सबको प्रोवाइड कराएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बचेगा वो ये बाहर कर देगा और इसके ऊपर NH4 प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से हम बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट और हाइड्रोक्साइड में भी निकाल सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। थैंक यू।